हाय, दिस इज पुरू ऑन ऑफिशियल ठिकाना एंड आज जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो किस तरह रिचेस से लेकर रैग्स तक पहुंची। वो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और हर एपिसोड में हम लोग ऐसी ही बात करेंगे, कोई एक कंपनी लेकर आएंगे जिसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो कंपनी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद, बहुत ऊपर तक पहुंचने के बावजूद अचानक से आसमान से ज़मीन पर आ गिरी। एंड दैट्स हाउ आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे HMT इस कंपनी की, जिसकी प्रीमियम वॉचेस जो हैं एक जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर रही। इनफैक्ट हर ओकेजन में जब ये देखा जाता था कि किसी के हाथ में HMT की घड़ी है तो उस ऑडियंस को ही एक प्रीमियम ऑडियंस के तौर पर टैग कर दिया जाता था। ये कंपनी एक समय पर लग्जरी में इंडिया की जान बन गई थी एंड दैट्स हाउ इसकी टैगलाइन भी देश की धड़कन बन गई थी। HMT ये कंपनी लॉन्च हुई थी 1961 में। इस कंपनी की लॉन्चिंग के बाद तकरीबन 30 साल तक इस कंपनी ने 90% मार्केट शेयर जो है वो एंजॉय किया। पहली यूनिट जो है HMT की वो बेंगलोर में शुरू हुई और कोलैबोरेशन किया गया जापान की बहुत बड़ी कंपनी सिटीजन वॉचेस के साथ। इनफैक्ट मुझे एक बात बताइए, HMT की घड़ियां, आप लोगों के पास इससे जुड़ी हुई कोई मेमोरी है? ऑफ कोर्स होगी। आप सब लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जिस तरह हमारे दादाजी, हमारे नाना जी या फिर हमारी बुआएं या फिर हमारे ताया जी, सबके पास ऐसी एक HMT की घड़ी ज़रूर होती है जिसे हम लोग देखते हैं इतने टाइम से कि वो उनके हाथ में है। और फिर कई बार ये सवाल भी आ जाता है कि ये घड़ी कैसे। तो फिर HMT की पूरी कहानी जो है वो जेनरेशंस में फ्लो होती हुई आप तक पहुंच जाती है। दैट्स हाउ, जिस तरह कहा जाता है कि जब कुछ सेल ना हो तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया सेल होता है। HMT की घड़ी के साथ हम सब ने कब अपने नॉस्टैल्जिया को जोड़ लिया, हमें पता ही नहीं चला। इनफैक्ट इससे पहले कि हम लोग बात करें कि क्यों HMT एज अ कंपनी जो है आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बावजूद सिंक करने लगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं एक पर्सनल ऐसी बात HMT के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टर्डी घड़ियां, बहुत ही ड्यूरेबल घड़ियां, जिन्हें अगर आप फर्श पे फेंक के भी मारो तो भी वो शायद ही टूटें। अब मैं आपको बताता हूं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से HMT जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने के बावजूद सिंक करने लगी। लैक ऑफ इनोवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि HMT ये कंपनी लॉन्च हुई थी 1961 में, लेकिन इसके तकरीबन 20 साल बाद भी इस कंपनी के पास सिर्फ 4 बेसिक डिजाइन्स थे। ये 4 बेसिक डिजाइन्स ही सेल होते थे और उसी तरह कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती थी। लेकिन यही लैक ऑफ इनोवेशन जो है ये सबसे बड़ा रीजन बना कि HMT जो है वो सिंक करती हुई नजर आई। मार्केट में और ब्रांड्स आते गए और कहीं ना कहीं HMT को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, जिसकी वजह से इस कंपनी ने इनोवेट करना छोड़ दिया। इन्हें लगा कि इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी प्रीमियम है और कोई भी मार्केट में इनकी जगह नहीं ले पाएगा। अगर ये कंपनी टाइम के साथ साथ इनोवेट करती रहती, नए प्रोडक्ट्स लाती रहती, अपने आप को अपडेट करती रहती, तो शायद HMT आज बुलंदियों को छू रही होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। सेम टेक्नोलॉजी, 1961 में जिस टेक्नोलॉजी पर यह कंपनी काम कर रही थी, ऐसा हो सकता है कि डिज़ाइन जो है वो हम लोगों को ज़्यादा पसंद आ जाए या वो बिक ज़्यादा रहे हों, जिनकी वजह से हम डिज़ाइंस में चेंजेस ना करें। लेकिन टेक्नोलॉजी का तो वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब टाइटन जैसी कंपनियां जो हैं वो एनालॉग मोशन लेकर आई वॉचेज़ में और सेल से चलने वाली घड़ियाँ आ गई, तब भी इन्होंने अपने मोशन को मैकेनिकल ही रखा। ना इन्होंने कॉर्ड्स की घड़ियों पर ध्यान दिया, ना एनालॉग मोशन पर चेंज करने की कभी सोची, और ये अपने मैकेनिकल मोशन के साथ ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहे। अगर टेक्नोलॉजी में एक चेंज आता तो शायद HMT का नज़ारा भी कुछ अलग होता। HMT एज अ कंपनी जब लॉन्च हुई तो देश के सबसे अच्छे मैनेजर्स ने इस कंपनी में आकर ओहदों को संभाला। सबको ये लगा कि HMT जो है वो एक ऐसा जहाज है जो पूरी दुनिया के गोल गोल चक्कर लगाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कंपनी में इंटरनल ड्रिफ्ट्स के चलते, लैक ऑफ राइट मैनेजमेंट के चलते ये कंपनी सक्सीड नहीं कर पाई। इनफैक्ट वो सेइंग है ना कि पर्सनल गोल्स के साथ साथ एम्प्लॉइज को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली HMT इस कंपनी में सब अपने पर्सनल गोल्स पर ध्यान देने लग गए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के बारे में सबने सोचना ही छोड़ दिया। इनफैक्ट काफी सारी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज भी यूज की जा सकती थी, जैसे कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी, जिसमें आप पनिश भी कीजिए और रिवॉर्ड भी कीजिए। लेकिन ये कंपनी कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गई और कंपनी ने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना छोड़ दिया। मैन पावर की HMT के पास कोई कमी नहीं थी, ना ही मशीनरी की कोई कमी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सब के बावजूद इसका डिप्लॉयमेंट जो है मैन पावर और मशीनरी दोनों का ही, वो सही से ना होने की वजह से HMT सिंक्ड।
लैक ऑफ डिजाइन। ये कंपनी अपने एक ही डिजाइन के साथ 20-30 साल तक आगे बढ़ती रही, लेकिन जब टाइटन जो है और बाकी कंपनियां जो हैं वो मार्केट में आई और उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की, तो वो बेटर डिजाइन्स के साथ आई, यंग डिजाइन्स के साथ आई। लेकिन वहीं एचएमटी ने सिर्फ एस्थेटिक्स और पैकिंग पर ध्यान दिया। पैकिंग बहुत प्रीमियम हुआ करती थी और एस्थेटिक्स बहुत बेहतरीन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बात आती है घड़ी के डिजाइन की, तो एचएमटी लैक कर गई। इनफैक्ट टाइटन ये कंपनी जब मार्केट में लॉन्च हुई तो सबको पता था कि देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक रतन टाटा जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज के साथ इस कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एचएमटी वहां पर वीक पड़ गई। इसके बाद तकरीबन 2 साल तक टाइटन जो है वो नए प्रोडक्ट्स लाती रही और एचएमटी बस बैठी रही। ये 2 साल जो है इनका खामियाजा एचएमटी को आने वाले 30 साल के लिए भुगतना पड़ा, क्योंकि टाइटन ने 2 साल के अंदर मार्केट पर एक कमाल की ग्रिप बना ली और इस ग्रिप को और एक तरह की मोनोपोली को एचएमटी तोड़ ही नहीं पाई। इस कंपनी के लॉसेस, अगर साल 2012 और 2013 की हम लोग बात करें तो एचएमटी को 2012-13 में ये रियलाइज हुआ सडनली कि वो 240 करोड़ के आसपास के लॉसेस में है। एंड बीइंग अ लग्जरी बेस्ड कंपनी, उनके लिए ये लॉसेस बहुत ज्यादा बड़े थे। ये कंपनी कैश रिच थी एक टाइम पर। इसने कैश स्पेंड करते हुए, स्प्लर्ज करते हुए कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम लोग कितना प्रोडक्शन में खर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक परफेक्ट ऑडिट जिसे कहते हैं वो कभी भी इस कंपनी में नहीं हुई, जो कि कई साल बाद जरूरत पड़ने पर जब हुई तो ये कंपनी बहुत भारी लॉसेस में ऑलरेडी डूब चुकी थी। फेलियर टू डाइवर्सिफाई। एचएमटी ने एज अ कंपनी कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम लोग जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें अपनी वॉचेस को। हम लोग बैंगलोर में हमारा पहला यूनिट जो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम लोग अब्रॉड में भी कुछ यूनिट्स तैयार करें, कंपनी को एक्सपैंड करें। इन बातों पर एचएमटी ने कभी ध्यान नहीं दिया। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 20 साल तक सिर्फ 4 ही बेसिक मॉडल्स थे जो बिकते जा रहे थे, तो इस कंपनी ने कभी भी प्रोडक्ट रेंज पर भी ध्यान नहीं दिया और वहीं काफी सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी यूटिलाइज करने में ये कंपनी वीक रही। शेयर बिजनेस माइंडेड अप्रोच के साथ सामने आए रतन टाटा जब अपनी कंपनी टाइटन को लेकर आए तो उन्होंने छोटी छोटी इंट्री केसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने त्योहारों पर देश के सारे टेलीविजन सेट्स पर टाइटन की एड दिखाई, जिसे फेस्टिवल बोनेंजा स्कीम कहा गया और जिसके चलते आज तक फेस्टिवल बोनेंजा स्कीम टाइटन की बहुत ज्यादा फेमस है और त्योहारों पर टाइटन की घड़ियां खरीदी जाती हैं। एचएमटी ने एज अ ब्रांड इस तरह की मार्केटिंग स्कीम्स का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। एंड दैट्स हाउ श्री रतन टाटा के इस कमाल के आइडिया जस्ट एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन ने, जो कि टेलीविजन सेट्स पर हिंदुस्तान में हर त्योहार पर नजर आया, उस एक आइडिया ने, उस एक फेस्टिवल बोनेंजा ने एचएमटी की बैंड बजा दी। फेलियर टू लूज टारगेटेड यूथ। हर बिजनेस में अपने टारगेट पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको पता होता है कि आपको किसकी डिमांड्स को मीट करना है और क्या सप्लाई करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एचएमटी यहां पर चूक गई। उन्होंने टारगेट के तौर पर 23 साल के युवाओं को टारगेट किया कि हमारे पास जो घड़ियां बनेंगी वो ये लोग पहनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 23 साल का नौजवान जब 1980s में जवान हो रहा था तो उसे लगा कि ये कंपनियां और ये डिजाइन तो वो डिजाइन है जो 1961 से मेरे पिताजी, मेरे घर में मेरे भाई बंधु जो हैं वो पहनते आ रहे हैं, तो मैं कुछ प्रीमियम पहनूं। एंड दैट्स हाउ उसका ध्यान इस ब्रांड से भटक गया। लेकिन इसके बाद एचएमटी को ये रियलाइज हुआ कि हम जो कर रहे हैं उससे टारगेट जो है कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। कोई रीजन है जिसकी वजह से यूथ जो है वो परचेज नहीं कर रहा है। एंड दैट्स हाउ एचएमटी का एक स्मार्ट मूव सामने आया, एचएमटी क्वाड्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इसकी रेंज और इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि यूथ इसे परचेज नहीं कर पाया। ये कहीं ना कहीं एक मिडिल एज्ड मैन जो कि एक सही सी इनकम हमारे देश में कमा लेता था, उसके लिए और उसकी हैसियत के हिसाब से सही बैठी कि वो इसे जाकर मार्केट से परचेज कर ले। लेकिन यूथ जो कि स्ट्रगल करता हुआ आगे बढ़ रहा था, उनके लिए एचएमटी क्वाड्स, ये प्रीमियम घड़ियां कुछ ज्यादा ही प्रीमियम बनकर सामने आई और वो इसे नहीं खरीद पाया। एंड दैट्स हाउ टारगेट जो है उसे फिर से कैप्चर करने में भी एचएमटी मात खा गई। अब बात करते हैं हम इस बारे में कि एचएमटी के फेलियर से आप में हम क्या सीख सकते हैं, यानी लेसन्स क्या हैं। लेसन नंबर 1, मोनोपोली एंड्स। इसीलिए आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा। आप सिर्फ मोनोपोली पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वक्त बदल रहा है, कोई ना कोई आएगा और जिस तरह कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, वो मिल ही जाएगा। लेसन नंबर 2, बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिला के चलना।
इनोवेशन चाहे काफ़ी सारे एंड्स पर थोड़ा लैक कर जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी में आप बिल्कुल भी लैक नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ अगर सही समय पर मैकेनिकल मूवमेंट को चेंज करके कॉर्ड्स और एनालॉग सही टाइम पर अपना लिया जाता तो भी शायद ये कंपनी बच जाती। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास बहुत अच्छी टीम स्ट्रेंथ है तो उन्हें मोटिवेटेड रखिए ताकि वो काम करते रहें। अंडर यूटिलाइजेशन किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दुख बन सकती है। इस कंपनी के पास मैन पावर थी, मशीनरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल टिप्स की वजह से वो इन दोनों को यूटिलाइज नहीं कर पाए। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ ऑडिटिंग। हर कंपनी में हर साल एक ऑडिट होता है जो कि एक जनरल प्रैक्टिस है, जिससे कंपनी को पता लग जाता है हम कितने लॉसेज में हैं या कितने प्रॉफिट्स में हैं। एचएमटी कहीं ना कहीं अपने लिए एक बबल तैयार करके उस बबल में ही सर्वाइव करती रही और काफी देर बाद इन्हें एहसास हुआ कि हम लोग जो हैं वो सिंक कर रहे हैं। अगर टाइमली एहसास हो जाता और कॉस्ट ऑडिट्स अच्छे से होते तो शायद एचएमटी बच जाती। पॉइंट नंबर 5, रीच प्लेसेस बिफोर योर कंपटीशन डज। आप मार्केट पर अपनी होल्ड बनाए रखिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कंपटीशन कब आएगा और आपसे आगे निकल जाएगा। यहां पर भी एचएमटी लैग कर गई। पॉइंट नंबर 6, अपनी टारगेट ऑडियंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टारगेट कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का अगर कोई भी कंपनी ध्यान रखेगी तो वो कंपनी प्रॉस्पर ही करेगी, लेकिन एचएमटी यहां पर लैग कर गई। तो आज के जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में मैंने यानी पुरु ने बात की इस कंपनी एचएमटी की, जिसमें हम लोगों ने बात की कि किस वजह से ये कंपनी जो है वो सिंक करी और एक समय पर हिंदुस्तान पर राज करने वाली एचएमटी, जो कि देश की धड़कन हुआ करती थी, 115 मिलियन घड़ियां जो कंपनी बेच चुकी थी इस देश में, वो कंपनी कैसे एक डूबता हुआ जहाज बन गई। अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट से सहमत हैं और आपको लगता है कि ये पॉइंट सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। प्लस अगर आपके पास कोई एडिशनल पॉइंट है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये भी रीजन था पुरु जिसकी वजह से एचएमटी जो है वो कमाल नहीं कर पाई थी, तो वो रीजन भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। प्लस हमारे आने वाले एपिसोड्स में कौन सी वो कंपनीज हैं जिनके फेलियर के रीजंस आप जानना चाहते हैं कि ये कंपनी क्यों फेल हुई, वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। विद दिस इज मी पुरु साइनिंग ऑफ। हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे जीरो करोड़ क्लब के एक और एपिसोड में।